चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 1। ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पार्ट है। इसको कंबाइन करके एक नया चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ रिवीजन कर लें। तो हमें यूज करना है चार्जेस के बारे में, काफी बात होगी इस चैप्टर के अंदर। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बेसिक रिवीजन। हम कहते हैं कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके पास एक कैपेसिटी होती है कौन सी, चार्ज को स्टोर करने की, और इसी प्रॉपर्टी कहते हैं कैपेसिटेंस। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक रैंडम शेप हमने कोई भी ले लिया, देखो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, हमने नॉन यूनिफॉर्म आइसोलेटेड क्या वर्ड होता है कि उसके सराउंडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको इफेक्ट करे, है ना। और अनचार्ज है यानी उसके पास जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। उसको प्लेस कर दिया एक डायरेक्ट्रिक मीडियम। मीडियम क्या है हमारा, इस समय एयर ले लिया। मतलब अगर अभी हम कहें क्लासरूम में ही हमने ऐसे ही उठाया ये, है ना, और इसको रख दिया, तो ये क्या है, अभी मैं ध्यान रखूंगा कि जिस पर रखा हूँ ये इसको चार्ज ट्रांसफर ना करे, यानी इंसुलेटर होना चाहिए, राइट। इसका अब ये आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या है कि अब मेरा सराउंडिंग इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी उंगलियों से इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, सराउंडिंग में मीडियम कैसा, डायरेक्ट मीडियम कैसा, एयर, एयर मीडियम है, ठीक है। तो और अभी इसके पास अगर नेट चार्ज देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी टोटल चार्ज इज जीरो, है ना। टोटल चार्ज क्या है, जीरो, ठीक है। तो कह रहे हैं क्योंकि आपने कंडक्टर लिया हुआ है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं। अरे भाई नेट चार्ज आपने किए थे जीरो, दैट इज ओके। लेकिन इसीलिए तो डिफाइन करते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्यों अच्छा होता है करंट को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं भैया यहाँ नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ज्यादा है। द स्मॉल डाइपोल दैट आर शोन इन द फिगर। डाइपोल के बारे में क्या हम लोग को पहले से नहीं पता है। डाइपोल कहाँ पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। डाइपोल होता क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर अगर फिक्स डिस्टेंस पर रखे जाएं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक डाइपोल, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट, जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब देखो इसके आसपास जो डाइपोल है, ठीक है, जो हमारे स्मॉल डाइपोल्स हैं फिगर में दिखाए गए हैं, डाइपोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एट द सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर। कह रहे हैं कंडक्टर के सराउंडिंग में इस प्रकार से होंगे। अच्छा देखो, नेट चार्ज अगर देखा जाए डाइपोल का तो वो हमेशा जीरो नहीं होता है। अरे भाई पॉजिटिव और निगेटिव मिलाएंगे जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये तो सारे सब न्यूट्रल ही हो गए ना, लेकिन सराउंडिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। कह रहे हैं अगर कंडक्टर को हम पॉजिटिव, देखो एक तार लिया, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। अभी स्विच आपकी देखो ऑफ मोड में है, जब हम ऑन करेंगे तब यहाँ पर पोटेंशियल, आपको याद है ना मैंने सिखाया था कि पॉजिटिव वायर कभी भी पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करता। जो भी पोटेंशियल दोगे वही वो दे देगा दूसरे को, ठीक है। यानी जो भी पोटेंशियल पॉजिटिव वाला वो यहाँ पर वी पॉजिटिव यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट फ्लो करेगा नहीं, करेगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर आर पुल टुवर्ड्स द बैटरी। तो कह रहे हैं इससे होगा क्या, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल सही बात है। द लेफ्ट आउट पॉसिबल पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एज होल्स, पॉजिटिव चार्ज। as the electron flow to the ground through the battery, the number of holes on the conductor increases since it is an isolated conductor, ठीक है। the electric field needs to be zero inside the conductor, thus all the positive charge reside on the surface of the conductor। अब ध्यान से मजेदार बात है, अब हमने किया क्या, पूरे प्रोसेस को समझो। इसमें कई लेवल पे बदमाशी हुई है, जिसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे इसको हमने एक अनचार्ज को चार्ज अगेन से वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। जैसे इंडक्शन इस्तेमाल करते थे, याद है किसी को, अर्थिंग हम लोग कंडक्टर के ऊपर रखते थे, है ना। इस बार उल्टा काम कर रहे हैं। हमने कहा बैटरी लूंगा, ठीक है, बैटरी का निगेटिव कहाँ कर दूंगा, अर्थ में, ठीक है। ये कहाँ है, धरती माता, है ना। और मैंने सिखाया धरती माता को इनफाइनाइट चार्जेस आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर, है ना। और अब हमने बदमाशी क्या करी, हमने पहले ये ओपन सर्किट रखा, यानी अभी तो ये आइसोलेटेड बना हुआ है। देखो जब तक ये ओपन है तब तक तो हम कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, कंडक्टर वर्ड से ही पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब मैंने कहा था अभी पीछे कि जब तुम वायर लोगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जो इसके पास पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके पास हो जाएगा।
तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तभी तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो यानी कि तुम देखो मेरी ही वही वाली बात हो रही, लेकिन तरीका क्या कह दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो यहाँ पर खाली जगह हो गई होगी, वो जो खाली जगह है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह दिखती है, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड चार इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना चाहिए, इसलिए सारे के सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर, कुछ इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? यानी एक भी चार्ज अंदर नहीं है ना। इफ यू रिमेम्बर मैंने पढ़ाया था कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इफ यू रिमेम्बर ऑल द टॉपिक्स आर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही आ रहे हैं, नोट से ही आ रहे हैं। उस टाइम पे मैंने सिखाया था जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उस पे चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही हो सकता है, दिस इज कंडक्टिंग। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं तो कंडक्टिंग स्फीयर हुआ कि नहीं, स्फीयर नहीं तो कंडक्टिंग बॉडी हुई कि नहीं हुई। तो चार्ज इनसाइड हो सकते हैं क्या, नहीं। अगर जिसने पिछला कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है उसको ऑलरेडी ये बातें पता है। समझ में आ रहा है? अब पूरे प्रोसेस में इसको अभी ये समझ नहीं आया कि सर यहाँ पर आपने एक बात कही थी इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द ग्राउंड, कहा, अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे कैसे जा रहे हैं उसके लिए यहाँ एक वर्ड लिखा गया थ्रू बैटरी, बैटरी से होते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के आए, किसने खींचा, पॉजिटिव ने। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इस पर होल्स हो गए यानी पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, यहाँ से इसको देगा और यहाँ से अर्थ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपको दिखने चाहिए कि किस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। और किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो बस इतना एहसान करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया था उसको जाके थोड़ा रिवाइज करना। अब मैं क्या करूँ, तुम्हें दिखाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अगर इसको इसी तरीके से हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना हो तो हम क्या करते थे, वहां पर भी लेते थे आइसोलेटेड, ठीक है, उस पर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। मुझे क्या बनाना है इसको पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं एक रॉड लेके आता था जिस पर निगेटिव चार्ज होता था। वो करता क्या था, सारे पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा कर लेता था ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपेल करता है तो इस तरीके से आ जाते थे। फिर निगेटिव को भगाने के लिए हम एक गेट बनाते थे, दैट वाज अर्थिंग। ड्यू टू रिपल्शन ये सारे के सारे यहाँ से निकल जाते थे, जैसे ही सारे निकल जाते थे हम अर्थिंग को हटा देते थे और इस पर अब सिर्फ रह जाता था। समझ में आ रहा है? अब इसी को उल्टा कर दिया, अर्थिंग मैंने इधर दे दिया बैटरी को और इस बार मैंने कंडक्शन किया, देखो कंडक्शन किया, ये वायर जोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यही मॉडिफिकेशन है। ओके, तो इस तरीके से हमने कैसे अचीव करा ये प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत टाइम दे दिया एक छोटी सी बात पर। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ जाए। ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर हम देखिए कहीं पर भी बेटा नोट्स में ए लिख जाए समझ जाना वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द लोकल चार्ज डेंसिटी, ध्यान से अब चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंडक्टर। तो कह रहे हैं भैया जो भी इस, क्योंकि ये सर्कुलर तो नहीं है, लोकल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो एक नई चीज सिखाता हूँ, मान लो ये हिस्सा तुम्हें कर्व दिख रहा है इस तरीके से, आगे जाकर के ये सीधा हो गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ देखूं तो मैं इमेजिनरी सर्कल मानूंगा, तो लोकल वर्ड क्या है, इतने पार्ट को ही सिर्फ ऑब्जर्व करो, है ना, पूरे पार्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि सबका शेप अलग अलग है, सबका शेप अलग अलग है, सिर्फ इतने पार्ट को, ये हो गया मेरा लोकल कर्व, लोकल कर्वेचर ऑफ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये वर्ड का मतलब समझो। तो इसका अपना रेडियस होगा, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका, समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो डेंसिटी होगी, यहाँ का जो सिग्मा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके रेडियस के, लोकल रेडियस के। अब मैं आगे जाऊं तो ये इतना स्ट्रेट हो गया, तो मैं कहूंगा भाई स्ट्रेट हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सर्कल रहा होगा, तो इसका आर फिर बदल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम कभी भी नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन मैं ये मोटा मोटा जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपको इसकी टेंशन आगे चल करके लेनी ही नहीं पड़ेगी। बस हमें इतना देखना है कि भैया सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो सारे नॉर्मल ही आएंगे, ठीक है। बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एज द वोल्टेज ऑफ बैटरी इंक्रीज, जैसे ये वोल्टेज बढ़ाएंगे बैटरी का, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे, सीधी सीधी बात, ताकत बढ़ गई तो ज्यादा लोगों को वो खींच करके ले आएगा।
and hence the amount of induced positive charge on the surface of the isolated conductor will increase. अब यहाँ ध्यान सुनना, मैंने बैटरी की ताकत बढ़ा दी तो पहले तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही लेके आ रहा था, अब इतनी ताकत हो गई कि बॉन्ड भी ब्रेक करने लगा। कर सकता है ना, जो वीकर बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगा और इस तरीके से वहां रह जाएगा, निगेटिव निकल आएगा। बॉन्ड में एक पॉजिटिव होता है मेरे भाई, एक निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव खींच ले आओगे तो रहेगा पॉजिटिव, तो बॉडी तो पॉजिटिवली ही चार्ज होने वाली है। ठीक, कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट आल्सो increases because of this electric field, the negative charge of the electric dipole in the surrounding dielectric medium experience an electrostatic attraction and hence they accumulate near the surface of the conductor as shown in the figure. As a result, the negative charge and the positive charge of each dipole experience an equal and opposite electrostatic force. बस यही पैराग्राफ कंक्लूजन है। अब मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ। कभी हाई टेंशन वायर देखा है? अरे जब 10,000 वोल्ट उससे ज्यादा जो बहुत 700 किलो वोल्ट की जा रही है, बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं, आवाज आती है, नॉइज आती, कहते हैं कि तार को दूर दूर रखते हैं नहीं तो वो चिपक जाएंगे या उसके पास जाओगे तुम्हें खींच लेगा या तुम्हें बिजली लग जाएगी। गाँव में बोलते हैं ना कि किसान की मौत हो गई है ना, या फिर किसी ने बिल्डिंग बना ली ऊपर तक तो वहां छत पे बच्चा खेल रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया, ऐसे न्यूज सुने होंगे है ना। पतंग के चक्कर में कुछ लोग चढ़ते हैं और खिंच जाते हैं, वो करंट लग जाता है, होता सब डाइपोल वाला ही सिस्टम है। अब तुम्हें सिखाता हूँ मैं, ये इसको आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें सीन क्या है, अब तुम्हारी कैपेसिटी बहुत बढ़ रही है, तुम ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करा दिए, तो मुझे खुद बताना, छोड़ो बाकी सारी चीजें, एक सिंगल चार्ज पे आते हैं वापस से। याद आ रहा है किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी? क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी पॉइंट पी पर निकालना होता था तो कहते थे उस पॉइंट पी पर सर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और यहाँ से एक हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर। कुछ कुछ याद आ रहा है? और फॉर्मूला कहते थे कि इस पर क्या ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता था इसलिए कोई टेंशन नहीं होती थी, दोनों रिपेल करेंगे, ये डायरेक्शन सेम रहेगी फोर्स की। सोचो ये नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, यही तो होगा ना। अब तुम मुझे ये बताओ, जितने भी ये गैस मॉलिक्यूल्स आसपास हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पॉजिटिव न्यूट्रल हैं अभी मान लो, है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव का उनका क्या हुआ, अब सारे पोलैरिटी सारे निगेटिव इसकी तरफ आ गए, पॉजिटिव को ये ढकेल रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, तुम्हें इंडक्शन वाला प्रोसेस सिखाया हुआ है, निगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को तो करेगा नहीं। तो ओरिएंटेशन सब डाइपोल का ऐसे नहीं हो जाएगा, सारे निगेटिव इसकी तरफ हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव इससे दूर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, सब पर बराबर फोर्स नहीं लगेगा? अरे चार्ज तो एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, सब पर बराबर फोर्स लगेगा, निगेटिव पे जितना अट्रैक्टिव लगेगा उतना ही रिपल्सिव लगेगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह डेंसिटी बराबर है, मैं ये कह रहा हूँ किसी एक चार्ज को पकड़ो, जब वो फोर्स लगाएगा तो निगेटिव पे जितना लगाएगा अट्रैक्ट करने के लिए उतना ही रिपल्सिव लगाएगा नहीं लगाएगा? तो ये सबका ओरिएंटेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? ओरिएंटेशन बना कि नहीं बना? तो इस तरीके से जो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, यही कह रहे हैं कि जितने भी डाइपोल हैं उसके सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगने लगता है। अट्रैक्शन पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव को करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। बस यही है तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। At certain voltage, electric dipole in the medium cannot sustain more electrostatic force and breaks into free positive and free negative charge and hence electric spark originate as shown in the figure. अब यही चीज मैं बताता, आयनाइजेशन तो हो गया, रेडी हैं सारे के सारे, लेकिन सोचो इसकी इतनी ताकत बढ़ा दूं कि ब्रेक कर दे, क्योंकि ये जो डाइपोल का फिगर किसी को याद हो तो एक प्लस क्यू होता था एक माइनस क्यू होता था, इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, ये दोनों बंधे हुए हैं। अब मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि इसको इससे अलग करके मैं इसको खींच ले अपने पास, तो जैसे ही चार्ज मूव करेगा वैसे ही करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो गैस मॉलिक्यूल्स स्पार्क्स, कभी अगर देखो बिजली कड़कती है, कभी नोटिस करना, इतना कठिन भी नहीं है ये, बिजली कड़कती है तो बिजली कभी स्ट्रेट लाइन में ऐसे आती है, कैसे गिरती है क्या, वो कुछ ऐसे गिरती है, इफ यू रिमेम्बर, ऐसे 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 करके आती है ना, पूरा बादल चमक जाता है, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पर देखो क्योंकि गैस, ये बड़ा सिंपल फिजिक्स है, गैस देखियो, गैस को क्या सिखाया था, वो हर जगह है, घूम रही है ना, कोई भी कहीं भी हो सकता है। अच्छा ये जो डाइपोल बन रहा है वो बन कहाँ रहा है, उन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स पे वाटर कंटेनिंग, वाटर क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है। वाटर की ह्यूमिडिटी आने से, नमी आने से क्या बढ़ रहा है, पानी में करंट लगता है कि नहीं लगता है? यानी हम कह सकते हैं कि गैस से ज्यादा कंडक्टिव होता है पानी, जब पानी रहेगा तो करंट जल्दी से लग जाएगा, है ना।
तो गीला कपड़ा छुओ, है ना, करंट लग सकता है। अगर तार वार पे डाल दिया, कि कोई कुछ होते हैं बदमाश, तार पे ही डाल दिया, सीधे बिजली का तार है उसी में डाल दिया, है ना, ज्यादा वो हीरो बनते हैं। फिर कभी कभी गीला रह जाता है, छू देते हैं उसमें, कहीं उसका इंसुलेशन ब्रेक हो गया, निपट जाते हैं। तो वैसे सूखे कपड़े पे नहीं लगता है, क्योंकि सूखे कपड़े में क्या प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, कंडक्टिविटी, इंसुलेटर बन जाता है वो, है ना, तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वही गीला हो जाए तो फिर मैंने, यानी तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि पानी के आने से क्या होगा। तो जब बारिश होती है ना, फिर नमी हो जाती है। बादल कैसे रखते हैं, अब देखो, जो बादल होते हैं ना, वो ढेर सारे जो वाटर को कंटेन करते हैं। तो बादल एक दूसरे को घिसते हुए आगे बढ़ते हैं। रबिंग से, फ्रिक्शन से क्या सिखाया था, चार्जिंग होती है। अब पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ढेर सारा पानी, ढेर सारा चार्ज, ठीक। अब वो सारा कंटेन करके बैठे हुए हैं। जब बादल हैवी होता है तो नीचे आता है। अब जब अभी तुम्हें मैंने बताया, ये वाला फिगर देखो, सोचो ये बादल है, ढेर सारा चार्ज है उसके पास, रबिंग होकर के एक पॉजिटिव बन के बैठा है और एक निगेटिव बन के बैठा है, और ढेर सारी इसके पास चार्ज है। तो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल को रेडी कर देगा। सारे सारे डाइपोल क्या होंगे, निगेटिव उसकी तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सोचो इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाए, रबिंग होती जाए, चार्ज बढ़ता जा रहा है, ताकत बढ़ती जा रही है, और ये नीचे आता जा रहा है। नीचे एक पेड़, हरा भरा पेड़ है, खूब ऊंचा पेड़ है, और रेडी है वो सप्लाई करने के लिए अर्थ में। अर्थ हो गई तुम्हारे, अगर वो पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव, है ना। अर्थ तो न्यूट्रल होती है, उसका जो आप पोलैरिटी दोगे उस हिसाब से वो दे देगा, इसीलिए अर्थिंग में चाहे पॉजिटिव डाल दो चाहे, लेकिन निगेटिव हम मान के चलते हैं। अब उधर से जैसे ही आसपास के जो आपके ये हैं सारे के सारे डाइपोल, यानी ह्यूमिडिटी जब आ गई, नमी आ गई, जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, वैसे ही इतना ढेर सारा चार्ज जो कहाँ पर है, बादल के पास, वो देना स्टार्ट कर रहा है, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहा है। अब वो जितने ब्रेक डाउन होते जाएंगे, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। और वो कहाँ तक आएगा, जब तक वो नीचे, क्योंकि करंट तभी फ्लो होना स्टार्ट होगा जब उसको रास्ता दिख जाएगा। यानी वो तब तक वेट करेगा जब तक उसको सारे के सारे रास्ते बन नहीं जाते। जैसे ही आखिरी पजल कंप्लीट हुआ, एक तरीके का इमेजिनरी पजल है, ये सारे के सारे अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, ठीक है, और बादल वेट कर रहा है जब तक पूरी सर्किट बन नहीं जाती। और क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आधी बिजली बनी और रुक गई, कभी भी नोटिस करना, बिजली जब बनती है तो पूरा कंप्लीट होगा वो, डिफ्यूजन होना चाहिए कहीं जाकर के, क्योंकि चार्ज जाएगा कहाँ, बिजली कहीं तो गिरेगी ना। तो इस तरीके से आप देखो, कई लोग लगाते हैं वो रॉड लगाते हैं ऊपर, ताकि जल्दी से आओ और निकल जाओ, रास्ता दे रहे हैं। जितनी जल्दी वो डिस्चार्ज जाएगा बादल, उतना हम सेफ रहेंगे। इसलिए सब लोग क्या, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है ऊपर एक लगाते हैं, त्रिशूल लगाते हैं, और नीचे वायर जमीन में डाल देते हैं। तो क्या होता है, बिजली जैसे ऊपर हैवी बादल है तो उनके बिल्डिंग पे ना गिरे, तो उस पर गिर करके वो सड़न चला जाता है। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि जल्दी से इनको डिस्चार्ज करो, सेफ्टी हो जाएगी। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, उसी से स्पार्क जनरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये स्पार्क जनरेट होते हैं। कभी कभी देखो, दो तार इनको दूर ऐसे करीब लेते आओ, है ना, जोड़ो नहीं, ऐसे जोड़ के अलग करने की कोशिश करो, तो तुम्हें फील होगा कि उनके बीच में एक स्पार्क और बीच में एक फोर्स और अट्रैक्शन भी आता है, तुम्हें जोर लगाना पड़ता है ना। ये सब तो क्लास में ही कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे, है ना, एमसीबी तो ग्री। तो तो ये जो हो रहा है, व्हाट इज दिस, तो ये जो बीच में स्पार्क आ रहा है ना, तुम सोचो कि वहां पर ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल थे, और यही सेम चीज हो रही है, डाइपोल बन गए और फिर ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब ब्रेक डाउन होगा तभी स्पार्क जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया, तो ये हो गया। So due to electrostatic attraction, the negative charge of the broken dipole attract towards the conductor and nullify the net positive surface charge of the conductor. As result, the charge of conductor decreases. वही डिस्चार्ज वाली बात मैं कह रहा था। तो यहाँ से जब ये जब ये निगेटिव आएगा, डिफ्यूज करके जीरो कर देगा, तो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो डिस्चार्ज हो गया। अब तुम इसको ऐसे देखो, या मैं देखूँ कि ये यहाँ चला गया, फिर अगले वाले आगे वाले पे चला जाएगा। तो अब पोजीशन ही तो चेंज कर रहा है, जब निगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया, डिफ्यूज होके क्या हो गया, जीरो। तो इस तरीके से आगे बढ़ता था। पॉजिटिव चार्ज दैट बिकम फ्री फ्रॉम द डाइपोल आर नोन एज लीकेज चार्ज। अब जो अभी निगेटिव डिफ्यूज हो गया, बचा क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल चार्ज बचा ना, तो उसी कहते हैं लीकेज चार्ज। एंड द पोटेंशियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल सिनेरियो इज नोन एज लीकेज पोटेंशियल। इसी कहते हैं लीकेज पोटेंशियल या फिर ब्रेकडाउन पोटेंशियल। आफ्टर द ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, नो मोर चार्ज कैन बी एडेड द कंडक्टर नो मैटर हाउ मच वी इंक्रीज द बैटरी पोटेंशियल। अब फर्क नहीं पड़ता कितना ही बढ़ा लो, अब कोई चार्ज ऐड होने वाला नहीं है। क्योंकि अब तुम्हें अभी भी समझ, आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुम्हें ये आखिरी बार समझना है कि ये जो आखिरी लाइन है इसका मतलब क्या। तुमने पहले ही बेचारे से निगेटिव ले लिए सारे, बेचारे के पास पहले पॉजिटिव होता था और निगेटिव होता था, तुमने सारे ऑलरेडी निगेटिव ले रखे हैं, और तुम यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हो, ठीक। तो यहाँ सारे पॉजिटिव आ गए, इसका निगेटिव बचा नहीं,
तुमने अब इसको निगेटिव देकर के पॉजिटिव भी ले लिया, तो अब इसके पास कुछ बचेगा क्या? तो अब तुम कहाँ से चार्ज करोगे? सब तो तुमने ले ही लिया ना, ये डिफ्यूज करा दिया और नेगेटिव तुम पहले लगा चुके हो, तो मतलब बचा क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं बचा ना। तो तुम अब कितना भी बढ़ा लो बैटरी का पोटेंशियल, उससे कोई फर्क, अब चार्ज एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये है सिस्टम। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी इतनी कहानी पढ़ने से अब आपको क्या फायदा होगा? आपको लग रहा होगा सर इतना सब क्यों बताया, आता तो कुछ नहीं है। तो भाई सीधी सीधी बात है, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चीजें पता होनी ही चाहिए थी कि हम चार्ज करते कैसे हैं, ब्रेकडाउन होता कैसे, स्पार्क जनरेट कैसे होता है, और कहीं अगर डाइपोल मोमेंट आ जाए तो वहां घबराना नहीं है, पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक, अब चैप्टर बहुत स्मूथ हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होता है? द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। तो या तो आप स्टोर करो, स्टोर करोगे तब भी पोटेंशियल बढ़ेगा, या फिर आप कह दो कितना चार्ज लगेगा सच दैट हमारे कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ये हो गया। जब भी चार्ज देते हैं किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। समझ में आ रहा है? आगे कह रहे हैं कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, जिसे ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ये देखो, C इज कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ में? कैपेसिटी बताया ना मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के। कैपेसिटी क्या होता है? एक रेशियो, अब इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो मैंने कहा C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, जो चार्ज मैंने सप्लाई किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला। ठीक है, तो कह रहे हैं कैपेसिटी क्या है? रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इट डिटरमाइंस द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड। अरे यही तो बात शुरू हुई थी, पूरा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था ना। आइए आइए, समझ में आ गया कि नहीं? तो यही बात वापस से आ गई, यानी सी मतलब कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। क्यू क्या है? अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज क्यू, कहोगे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ। वी क्या है? चार्ज की स्टोर होने से कितना पोटेंशियल बढ़ा। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो अगर हम स्फीयर ले लेंगे तो हमारे पास पता है, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। अच्छा बताओ, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई। ठीक है। कंसिडर एन आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ चार्ज क्या है? क्यू, रेडियस क्या ले लिया? आर। जल्दी जल्दी समझना, आसान है बहुत। चार्ज हमने कितना अमाउंट ऑफ स्टोर कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू, रेडियस कितना है? याद रखना। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला तो हम सबको आता है। ठीक, अब हमको बताओ पोटेंशियल वी की वैल्यू बताओ। अगर तुम्हें कोई भी स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर मिल जाएगा तो वी का फॉर्मूला पीछे से पढ़ के अगर जिसने जो आ रहा है वो के क्यू अपॉन आर होता है, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? ए टोटल चार्ज अपॉन रेडियस। ये पिछला इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम उठा करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं जरा। तो क्यू अपॉन क्या जाएगा? के क्यू, ये जाएगा तुम्हारा के क्यू अपॉन आर था ना, क्यू से क्यू कट गया। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ गए? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम की बात करता है ना। मीडियम मतलब अभी क्या है? एयर है ना। डायरेक्टिंग मीडियम कैसा है? एयर। अगर मैंने कह दिया कि मीडियम, मैंने बदल के क्या कर दिया? लिक्विड, पानी है ना, या फ्लूइड, मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि एयर ना रहे, तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह कौन ले लेगा? एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। समझ गए? तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? मीडियम को सर डिफाइन करता है ना। ये पहले भी पढ़ा हुआ है, और इसकी वैल्यू हमेशा वैरी करती रहती है मीडियम वाइज। ये गिवन रहेगा एग्जाम में। इसी कहते हैं परमिटिविटी, है ना, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो ये सब देखो पुराना पढ़ने से फायदा हो रहा है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, उसे रेडियस पे। और दूसरा क्या है? देखो दूसरा अभी एक बचा है, अगर किसी को अभी समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ, बेटा 4 नंबर है, पाई नंबर है, लेकिन ये और ये फिक्स नहीं रह सकते। अगर हम बढ़ा दें, बड़ा कर दे साइज का, तो सी बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। कोई पूछे कि क्या करें कि कैपेसिटी बढ़ जाए, तुम कहोगे रेडियस बढ़ा दो, ये बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा कहोगे अगर ये नहीं कर सकते तो नेचर ऑफ द मीडियम चेंज करो। नेचर ऑफ द मीडियम इस तरीके से चेंज करो कि जो परमिटिविटी है यानी एप्सिलॉन है वो इंक्रीज होगी, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
एयर में ये सबसे नॉर्मल, जैसे ये रेफरेंस हो गया एयर, सबसे अगर एयर को मान लें एयर ही है, कोई कह दे कि मैं नेचर नहीं बदलने दूंगा तुमको, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमको इसका नेचर नहीं बदलने दूंगा, यानी एयर में ही पहले था, एयर में ही बाद में भी रखूंगा, लेकिन तुम्हारा काम है कैपेसिटी बढ़ा दो। तो तुम कहोगे मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा, मैं इसका रेडियस बढ़ा दूंगा, है ना। और अगर कोई कहे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कहेगा कि नहीं तुम्हें रेडियस नहीं बदलने दूंगा, तुम ऐसा कुछ करो, तुम कहोगे कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसा मीडियम चूज करूंगा जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू, यानी ये जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि इससे ज्यादा हो, यानी एप्सिलॉन नॉट से एयर से ज्यादा हो। इससे क्या होगा, मेरी वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, समझ गए। यानी कि एक इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर सर कोई कह दे कि कैपेसिटी बढ़ रही है लेकिन वो ये ना बताए कि रेडियस चेंज हो रहा है, उसने कहा रेडियस कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटी बढ़ रही है, और वो बार बार पूछ रहा है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तुम कहोगे सर आपने ऐसा पक्का परमिटिविटी बढ़ा दी, यानी एप्सिलॉन को बढ़ा दिया आपने, मीडियम को बदल दिया। आंसर इज वेरी सिंपल, लेकिन फंसाने वाला है। हम सोच ही नहीं पाते, हम सोचते हैं कि आर पे ही तो डिपेंड करता था, नहीं एक और भाई है इसका जो कि परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन को भी चेंज करके हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रहा है। यानी अगर ये एक बॉटल है और ये अगर कंडक्टर से बनी होती, तो अगर एयर में जो इसकी कैपेसिटी है, और अब इसको मैं किसी और मीडियम में रख दूं जिस मीडियम में जो ये एप्सिलॉन आर है ये 1 से बड़ा है, उसमें रख दूं तो यही सेम आइटम सेम साइज का ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा। समझ में कुछ आया। तो ये इसका फंडा है, ये खुद पढ़ लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग ने ज्यादा पढ़ लिया ये, अगर हमें पढ़ना हो तो पढ़ लें। फैरेड साइंटिस्ट के नाम पे डेडिकेटेड है, एसेंट क्या होती है फैरेड। माइक्रो जब मैं बोलता हूँ तो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की बड़ी वैल्यू होती है तो हम हमेशा माइक्रो फैरेड करके वैल्यूज अगर मिले, यूनिट तो फैरेड ही होती है, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी ने कह दिया डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, तो सी का फॉर्मूला याद रखना क्यू अपॉन वी। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, देखो ये सिखा रहा हूँ, डब्ल्यू अपॉन, ये कट गया तो क्या आ जाएगा 1/m L2T-2, अभी ऊपर कर लो, एंड डायमेंशन बिकम्स m-1l-2t+2, यही तो इसका फंडा है, ठीक है। ये हो गया। तो अगर किसी ने कहता इसके सिवाय कोई यूनिट बता, तो कहते होगा कूलम पर वोल्ट, कूलम पर, अरे चार्ज कूलम हो गया, और वी क्या होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये अभी पीछे मैंने लिखवाया है, फिर से यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये देखो ये लिखवाया है ना रेडियस पर और नेचर, तो रेडियस किसका पार्ट होता है डायमेंशन, है ना, शेप एंड साइज को डायमेंशन कहते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी ने कह दिया, एक हेडिंग है, दिख रहा है कि नहीं, रुक जाओ, कह दिया कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा, अगर एक कैपेसिटर है तो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है। टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो जरा देखो जहां चार्ज होगा तो वहां एनर्जी तो होगी, तो कह रहे हैं कंसीडर एन अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पर मीडियम के अंदर है, ठीक है। स्टेटस ऑफ द कंडक्टर क्या है, डिफरेंट टाइम इंटरवल t बराबर 0 पर चार्ज नहीं था, पोटेंशियल भी कुछ नहीं है, जब हम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल तो आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी पीछे पढ़ाया था q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट v, और यहीं से वो फॉर्मूला बना था q इज इक्वल टू cv, और यहीं से वो फॉर्मूला बना था c इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो रिवीजन भी हो गया, यही चीजें यहाँ लिखी होंगी देखो। तो v को वैल्यू कितनी दी गई वी नॉट, तो वी नॉट हो गई, और कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है स्मॉल क्यू, ठीक है, सिंपल है। तो वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट क्यू अपॉन सी, और क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट, कैपेसिटेंस क्या हो गई आपकी सी। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंग सम मोर चार्ज डी क्यू, और किसी ने एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले आके दे दिया, बाहरी मतलब हम ही हो सकते हैं वो, मैं ले गया कुछ चार्ज को दे दिया, और डी क्यू चार्ज मैंने दे दिया, ठीक है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर टू मेक द नेट चार्ज कितना कैपिटल क्यू। तो अब हमने कहा कि पहले स्मॉल क्यू चार्ज था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जिससे कि नया चार्ज बन गया कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू का मतलब क्या रहा होगा भाई, स्मॉल क्यू प्लस डी क्यू, मैंने डी क्यू दिया ना उसको एक्स्ट्रा, तो पहले जो था उसके साथ कुछ जुड़ गया होगा, या कुछ और हुआ होगा, क्योंकि मैंने डी क्यू का नेचर नहीं बताया, हो सकता है निगेटिव रहा हो तो चार्ज घट गया हो, मेरी बात आप समझ रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिकली हमने कह दिया कोई नया चार्ज है क्यू, ठीक। फिर कह रहे हैं बताओ कितना वर्क हुआ एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ताकि ये चार्ज इस पर डिलीवर कर सके। तो बहुत आसान है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इफ यू रिमेम्बर, आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि हम लोग कहते थे एक चार्ज है, और इन्फिनिटी से हम एक चार्ज लेकर के आते थे, इफ यू रिमेम्बर क्यू नॉट,
है ना। हम कहते थे ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, याद आ रहा है। और कहते थे कि देखो भाई ये तो रिपेल करेगा इसको, इसके अगेंस्ट में जाकर के हम इसको इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे और कुछ आर दूरी पर रख देंगे, यही बात है ना। फिर हम कहते थे कि हमने वर्क किया चार्ज के ऊपर, राइट। तो वो उसकी वैल्यू क्या थी बताओ, वी नॉट डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क, क्योंकि स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू जो भी पोटेंशियल था, किसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट हम ले गए, क्योंकि हम कहां पर लेके जा रहे हैं, हम आर पे नहीं आ रहे हैं, हम इसके सरफेस पे लेके आ रहे हैं, इसको रिमेंबर। देखो ना ध्यान से, ये वी नॉट इज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, ये लिखा हुआ है ना। और मैं चार्ज कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से चार्ज जा करके इसके सरफेस पे छोड़ूंगा तभी तो चार्ज मिलेगा। तो यानी कि मेरी दूरी, अब ये स्मॉल आर क्या बन जाएगा, अब स्मॉल आर तो मेरा सरफेस हो गया ना, तो सरफेस का पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। तो वी नॉट इंटू डी क्यू, समझ गए। तो इस तरीके जो मैंने एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट दिस। अगर टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या था, वी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ठीक है, क्यू अपॉन सी कैसे, ये पीछे लिखा है, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, सी कांस्टेंट है बाहर ले लो, और क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला याद है क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन, वेरी सिंपल। तो अब क्यू की पावर कितनी है, वन, तो ये जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू। और लिमिट कहाँ से भाई, जीरो से कैपिटल क्यू, क्योंकि मुझसे बोला गया था कैपिटल क्यू फाइनल चार्ज है, तो मैंने लिमिट क्या ली कि जीरो से कैपिटल क्यू। तो द फॉर्मूला बिकम्स वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब यहाँ से 11th क्लास वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी मैं वर्क करूंगा वही उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो मेरे भाई जो मैंने वर्क किया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही तो एनर्जी स्टोर हुई। तो जो ये हेडिंग है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, समझ में आया। तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, तो ये तुम्हारा समझ में आया। अब इसको कन्वर्ट किया गया है, व्हाट इज सी वी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ये आपने फॉर्मूला मुझे बताया ना, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, राइट। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्यू स्क्वायर है, अगर सी स्क्वायर होता तो वी स्क्वायर बन जाता, तो मैं एक सी को मल्टीप्लाई करूंगा, एक सी को डिवाइड करूंगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन जाएगा वी, और रह जाएगा एक सी, देखो। तो ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये है तेरा क्यू स्क्वायर, 1/2 को अलग कर ले, अपॉन क्या है सी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, तो वी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मैंने कहा एक सी को मल्टीप्लाई करूंगा, एक सी को डिवाइड करूंगा, दिस बिकम्स क्यू स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा वी की तरह, और यहाँ पर एक रह जाएगा सी, तो ये बिकम हो जाएगा 1/2 सी वी। तो ये फॉर्मूला रटना नहीं तुम कभी, ठीक है, समझ गए। तो यानी वर्क तुमने निकाला, देखो ध्यान सीखो, इसको याद कैसे करना, घर पे जाके एफर्ट ना करना पड़े। हमने बड़ा सिंपल कर दिया इस पूरे प्रोसेस को एनर्जी निकालने के लिए। कहेंगे कि भाई जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, आप ऐसे इमेजिन करो कि हमने जो भी चार्ज है वो हमने ट्रांसफर किया होगा। अब तुम सोचो इसको थोड़ा इमेजिन एक्चुअल में करो, हो क्या रहा होगा, इस पे चार्ज कैसे आया था। अरे एक बैटरी लगा रहे थे, वो बैटरी बेचारी कुछ वर्क कर रही होगी, वो वर्क करके क्या करती होगी, अपना निगेटिव चार्ज खींचती होगी, या फिर कह दो कि पॉजिटिव चार्ज दे रही होगी। वही सारे चार्ज यहाँ दिख रहे हैं। तो हमने मान लो बैटरी से टोटल चार्ज कितना ले आया, प्लस का कैपिटल क्यू। और जब स्टार्ट किया होगा तो आइसोलेटेड था, पूरी कहानी बता रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था अब मैं उसी को दिखा रहा हूँ एक्चुअल में ये डेरिवेशन है क्या। तो मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल एजेंट तो कोई भी हो सकता है ना, मैं हूँ या बैटरी हूँ, काम तो हो रहा है ना। तो बैटरी ने क्या किया, इसको ढेर सारे सारे इसके नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, या फिर समझ लो कि मैं पॉजिटिव चार्ज ले आकर के इसको दे दिया। पहले तो इसके पास कुछ भी नहीं था ना, अरे स्टार्ट ही कर रहे हैं आइसोलेटेड स्फीयर, मैंने पहले ही बता रखा है कुछ भी चार्ज नहीं, यानी जीरो से, सही बात है ना, लिमिट जो लगाई मैंने इस फॉर्मूले में लिमिट क्या लगाई है देखो, जीरो से क्यू, समझ में आ रहा है। तो वर्क डन बाई वॉट, बैटरी, जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बोल रहा हूँ, वर्क किसने किया था, बैटरी ने। तो जो बैटरी ने वर्क किया वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, समझ में आया सिंपल भाषा में। तो ये है पूरा तुम्हारा कंसेप्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटी इज गिवन बाई हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, वेरी सिंपल, ओके। इसका दूसरा फॉर्म कोई पूछेगा तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मर्करी ड्रॉप, ये भी बड़ा ही आसान है, तुमको दिखाना चाहते हैं एक्चुअली कि इससे होगा क्या। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कंबाइन करने से टोटल जो है वो क्या होगा। अब एक चीज समझ लेना भैया, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व,
ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस बात पर बड़ा ही जोर दे करके पढ़ाया हुआ है कि चार्ज तो कंजर्व्ड रहता है। जैसे मान लो इस पूरी क्लास में हर आप बच्चे जितने भी हैं, ये सबके पास एक एक चार्ज है ना बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 कूलम 2 कूलम ऐसे ही करते करते सबके पास कुछ है चार्ज। अच्छा बताओ, सबका जोड़ेंगे तो कुछ नेट आएगा कि नहीं आएगा? चार्ज से एक प्रॉपर्टी होती है, नंबर्स कितना 2+2 कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी कोई बच्चा यहाँ से उठ के वहां बैठ जाए या कोई भी ऐसा रीअरेंजमेंट हो जाए तो क्या नेट चार्ज बदल जाएगा क्या? तो सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व्ड ही है ना। अब वही बात हो गई, देखो भैया यहाँ पर मरकरी की ड्रॉप्स हैं, एन नंबर ऑफ स्मॉल मरकरी की ड्रॉप है, सबका रेडियस स्मॉल आ रहे हैं, सबके पास चार्ज कितना है क्यू नॉट, पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर वी नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है यू नॉट। अरे एनर्जी की बात हो रही है, सबके पास खुद की एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अरे याद ही नहीं है तुम्हें? अरे भैया जिसके पास पोटेंशियल उसके पास एनर्जी। दोनों टॉपिक पहले यार ये पढ़ाया था फिर पोटेंशियल पढ़ाया था, जाके पढ़ना थोड़ा, है ना। तो एंड कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी, सबकी कैपेसिटी सेम क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, सारे एक जैसे हैं, है ना, चाइनीज माल, है ना। तो सबका वही रेडियस सेम, सबका कैपेसिटी सेम, सब पे पोटेंशियल सेम, सब पर चार्ज सेम, ठीक है भैया। तो कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल मरकरी, अगर एक का कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा है तो स्फेरिकली, तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सबकी कैपेसिटेंस निकालनी, सबका पोटेंशियल निकालना हो तो निकाल सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन सी नॉट। सबकी एनर्जी निकालनी होगी तो अभी पीछे पड़ के आ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, कैसी है वो, हाफ CV²। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब अगर हम सारे स्मॉल ड्रॉप को कोइलीज करिए, वर्ड याद कर लेना, इसका मतलब होता है ऐड करना बेटा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक एक छोटे 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 ड्रॉप्स को ले आकर के मिला दो तो क्या होगा, एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा। बहुत सरल है ना। तो अब एक नया ड्रॉप बन गया, देखो इतना बड़ा सा ड्रॉप बन गया, जिसका रेडियस, नया रेडियस क्या आ गया, कैपिटल आर, डायमीटर कितना होगा 2R, चार्ज नया आ गया कैपिटल Q। ठीक है, नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सबका वॉल्यूम में जितने ड्रॉप थे, मान लो ऐसे 10 थे तो एक का निकाल लूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? हाँ हाँ, आता है ना सबको। तो यानी क्लियर हो गया, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम सबका वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अरे एक बात समझो ना, एक बूंद पानी है, ग्लास ले लो, एक बूंद पानी गिराओ फिर दूसरा, तो तुम्हें जो वॉल्यूम मिलेगा वो दोनों बूंद का ही वॉल्यूम होगा ना। तो मेरे भाई ये सबका हम क्या कर सकते हैं, n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया, इधर आ गया ये नया वाला जो वॉल्यूम था इज इक्वल टू सबका मिलाकर के वॉल्यूम। तो हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बड़ा आसान है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, R³ इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल r का क्यूब। ठीक है। अभी एक बेसिक कंसेप्ट होता है, पावर इनवर्स हो जाती है। ठीक है। तो देखो अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, r अगर कर देंगे तो यहाँ n का पावर क्या था, 1 था, तो 1 पे डिवाइड कर दो। ये मैं सिखा रहा हूँ, इनको समझ नहीं आता। ठीक है, और इसका भी डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? और ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो ये नया फॉर्मूला इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन स्मॉल रेडियस और बिग रेडियस इज गिवन बाय जितने नंबर ऑफ स्फीयर थे उसका क्यूब रूट निकाल लेना। समझ में आ रहा है? मान लो 27 है तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3, है ना, समझ गया ना। तो यानी कि अगर मैं कह दूं कि जो मेरा वैल्यू है 27 ड्रॉप्स मर्ज करी, है ना, तो मुझे बताओ नया रेडियस कितना होगा या कोइलीज। तुम कहोगे क्या करना है सर, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है ना। 27 का क्यूब रूट क्या हो गया 3, और ये हर एक का तो आंसर क्या हो जाएगा, कह देंगे सर 3 गुना हो जाएगा रेडियस। बहुत आसान आंसर है। हमने कह दिया कि ये जो छोटे छोटे ड्रॉप थे इनका जो भी रेडियस है इनका 3 गुना करोगे तो नया वाला तुम्हें बड़ा वाला ये पूरा कैपेसिटेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, फिर कहेंगे अच्छा बताओ, अच्छा इसी को क्वेश्चन बना देता हूँ, कहेंगे नया कैपेसिटेंस कितना होगा। तुम कहोगे मुझे एक चीज तो रटी हुई है, यहाँ पर जो भी रेडियस है तो नया रेडियस क्या है, 3 टाइम्स ऑफ, तो मैं कह दूंगा 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड। पुराना कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, उसका 3 गुना हो गया ना, तो लिख दिया नया कैपेसिटेंस 3 गुना हो गया। तो पहले अगर 10 कूलम का चार्ज रख सकता था अब 30 कूलम का चार्ज रख पाएगा, है ना, 3 गुना ही तो करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो भाई ये क्या, व्हाट इज दिस, तो क्या लिखा है भाई ये, है वही बात लिखी है कि नहीं लिखी है, कि जो नया आपका जो सी न्यू होगा n⁻⁴ ऑफ नंबर ऑफ जितने ड्रॉप्स हमने ऐड किए इनटू जो पुराना हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप हुआ करता था। समझ गए? तो ये फॉर्मूला है बच्चे। अब ये क्या कह रहे हैं भैया कि अगर हमें फिर से वही करना है, वी निकालना है, तो इसको ना मैं यहाँ कर दूं क्या, तो सी न्यू
विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ व्हाट, क्या था यहाँ पर, सी ओल्ड, है ना। अब तुम मुझे बताओ वी न्यू क्या होगा। तो वी का फॉर्मूला याद है किसी को? वी का फॉर्मूला सोचो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, है ना। तो वी ओल्ड क्या था, वो नया क्या हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ओल्ड वाला लिखो पहले, तो क्या जाएगा क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, यही तो है। तो एक काम क्यों नहीं करते कि हम लोग पहले ये सी न्यू वाली बात यहाँ ले आते हैं। तो वी न्यू क्या हो जाएगा, क्यू न्यू अपॉन व्हाट, सी न्यू, यही तो आएगा, है ना। अच्छा ये बताओ, इसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्यू न्यू क्या होता है। अभी मैंने सबको सिखाया था, सबका चार्ज तो ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ क्यू नॉट आएगा कि नहीं आएगा। तो क्यू न्यू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ व्हाट, क्यू नॉट। और नीचे क्या आ जाएगा, सी न्यू क्या आ जाएगा बताओ, एन की पावर 1/3 सी ऑफ, अब देखो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट इज व्हाट, वी नॉट, है ना। तो देखना ध्यान से, अब ये ऊपर लेके जाओ, तो एन की पावर क्या है 1 मल्टीप्लाइड में एन की पावर क्या हो जाएगी -1/, ठीक है बेटा, इनटू क्यू नॉट अपॉन सी नॉट क्या बन गया। अब जिसने भी मुझसे पढ़ाई करी होगी उसको ये बात याद होगी कि मैंने पढ़ाया हुआ है सेम नंबर के दो अलग अलग पावर अगर हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो यहाँ देखो सेम एन है कि नहीं है। तो नया फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, एन की पावर 1 -1/, ये बन जाएगा 2/3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम लेके 3 - 1 यानी 2/3, तो ये जाएगा +2/3 इंटू वी नॉट। इसको पढ़ते कैसे हैं न्यूमेरिकल के लिए, ये लिखा कैसे, इसी का एक दूसरा भाई होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये है क्या m इंटू एन, इस फॉर्म में है, मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा। तो मैंने कहा यार n क्या है 1/3 हो गया और m क्या है 2, तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं n स्क्वायर, जो भी नंबर आता है उसका क्यूब रूट निकाल लेना, समझ में आ रहा है। और ये वी नॉट, या फिर दूसरा फॉर्म क्या है, जो n का पहले क्यूब रूट निकाल लेना, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर कर देना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये मैंने सारे पॉसिबल फॉर्म्स लिख दिए वी न्यू के, वी न्यू के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या है, आर किसी ने कह दिया, तो आर तो पहले ही बना दिया मैंने, तो हमने ये पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसने हेडिंग ऐसे से करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत तेज है। तो यू नॉट का फॉर्मूला बताओ भाई, 1/2, बताओ क्या लिख दूं, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर ना बेटा। अब अगर हमें यू न्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे भैया बताइए, 1/2 सी न्यू इंटू वी न्यू का स्क्वायर बेटा, ठीक। सब हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो यू न्यू इज इक्वल टू वॉट, 1/2 सी न्यू कितना था भाई, एन की पावर 1/3 इंटू सी नॉट, है ना। और वी नॉट कहाँ है भैया, ये रहा, है ना। तो अब इसका स्क्वायर कर दो। तो जिसको कुछ नहीं आता है भाई उसके लिए बता रहा हूँ, यही वाला फॉर्मूला लगेगा लेकिन तरीका बदल जाएगा। अब तुम समझो, इसका हम ये v की पावर n की पावर 2/3 था ना, इसका स्क्वायर करोगे यानी फिर इसके ऊपर होल ब्रैकेट लगा के 2 लिखोगे, फिर ब्रैकेट खोलोगे, 2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 4/3, दिख रहा है 4/3 की नहीं। तो कुछ नहीं करना होता है बच्चे, इसमें कुछ नहीं करोगे, तुम यहाँ लिख दोगे n की पावर 4/3 इंटू वी नॉट का, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने इसी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने अभी ये सिखाया था ये वाला फॉर्मूला, देखो सेम नंबर है अलग अलग पावर है, तो फिर से ऐड करोगे 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3, ये लिखा हुआ है देखो मिला लेना, ये हो जाएगा 1/2, देखना ध्यान से, सी नॉट और वी नॉट स्क्वायर को एक तरफ कर लो और एन को एक तरफ कर लो, तो एन की पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 4/3 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखना, एन की पावर 5/3 इंटू, अब ये पूरा क्या है यू नॉट, है ना। तो यू न्यू क्या आ गया, मैंने सारा ड्राइव कर दिया, एन की पावर ये लिखा हुआ है, एन की पावर 5/3 इंटू, तो वो सब शॉर्ट में लिखा था मैंने, पूरा डेरिवेशन कर करके आपको दिखा दिया, ठीक है। कठिन है क्या, सिर्फ बेटा ये फॉर्मूले मतलब बेसिक मैथ आना चाहिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ऐसे, ये न्यूमेरिकल है एक्चुअली, ठीक है। तो आपसे कह देंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसा आता है, जाके देखना किताब में मिलेगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, या मेटल के कंडक्टर के हमने मरकरी के ड्रॉप्स ले लिए, मरकरी क्या है, कंडक्टर हो गया, इसके पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है।
अब उसको हमने कोइलीज करके एक नया बना दिया, बताओ नया पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी एनर्जी कितना स्टोर करेगा, नया कैपेसिटेंस बताइए, नया वी बताइए, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अरे भी टाइम है मुन्ना, है काहे टेंशन ले रहे हो, तुम तो लेट आई भी हो। चलो, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो फिर से वही पुरानी बात है ना। अब ध्यान से देखना, अभी क्या ये नया चीज है, अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक आया। पैरेलल प्लेट क्या होती है, दो ऐसे हमने कंडक्टर की ऐसे प्लेट ले ली, प्लेट ले सकते हो ना, व्हाइट पेपर, ये तुम्हारे कॉपी का पेपर, वो क्या है, एक प्लेट है। तो हमने क्या कर दिया, इधर से एक लिया और इसको एक ले लिया, यहाँ पर ये सबको पॉजिटिव कर दिया इसको, तो ये सारा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा भैया। इसी को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही है तुम्हारा कैपेसिटर। अब ये कह क्या रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाई टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पॉजिटिव और निगेटिव, यही तो होता है। तो Q अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है, उसको हम V की तरह लिखते हैं हमेशा। V पॉजिटिव क्या है, पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, और V निगेटिव क्या है, पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। इट इज डिवाइड इन दिस वे सो दैट डेल्टा वी हमेशा ज्यादा होना चाहिए और सी हमेशा जीरो से। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं होगा जीरो से, तो फिर कैसे हम लोग पोलराइज करेंगे ना। तो ये हो गया, वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव करेंगे तो हमेशा एक वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो। To store or add more charge on an isolated conductor connected to a battery, we have to reduce its potential. It will be possible by bringing another isolated conductor in the vicinity of it as described in the different cases below. अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई कि चार्ज तो तभी फ्लो करेगा जब वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यानी मान लीजिए, ये इसको मत अभी देखना, मान लीजिए हमने यहाँ से एक तार निकाला और ये मैंने एक बैटरी है, ये अर्थिंग है, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल ये है, एक तरफ पोटेंशियल है ना, अब यहाँ पर एक पोटेंशियल रहा होगा, ठीक। तो मेरा चार्ज तभी जाएगा जब ये हायर पे रहेगा और ये लोअर पे रहेगा, कॉमन सेंस है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज ही नहीं जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि स्टोर करना है चार्ज या ज्यादा चार्ज में ऐड करने हैं किसी भी आइसोलेटर पे, किस तरीके से करेंगे, उसका हम पोटेंशियल को रिड्यूस कर देंगे। कैसे करेंगे, हम उसके आसपास एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेकर के आएंगे। अब ये आइसोलेटेड कंडक्टर करेगा क्या, इसके पोटेंशियल को घटा देगा। और वो कैसे होगा, इंडक्शन का प्रोसेस याद आ रहा है, इंडक्शन के प्रोसेस क्या होता था, एक रॉड होती थी, वो आती थी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, आइसोलेटेड में से निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ ऐसा कुछ करती थी। तो अब अगर इसके पास, अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता जाऊंगा, कैसे करूंगा, इसके कुछ चार्ज मैं इंगेज कर दूंगा इसके साथ, जितने चार्ज इंगेज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा होंगे। याद रखना, जितने चार्ज यहाँ होंगे उतने ही चार्ज यहाँ पर इंगेज होंगे, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक। जितने चार्ज यहाँ या तो अवेलेबल है नेगेटिव, उतने ही चार्ज यहाँ पर क्या होंगे, जब ये इंगेज हो जाएंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है, और चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हम उसके सिर्फ इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके पास ला के रख देने से हमने क्या किया, इसी कैपेसिटी को बढ़ा लिया। तो यहाँ लिखा गया है, कंसीडर एन आइसोलेटेड charge conductor having charge q and a neutral conductor 2 separated by a, तो पहले इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है क्योंकि उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर है। सिंस द न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इट गेट्स पोलराइज्ड एंड हेंस सम ऑफ द डाइपोल इन द मीडियम आर अट्रैक्टेड टू इट। इससे क्या हो गया, कुछ डाइपोल उससे अट्रैक्ट हो गए। एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर 1 डिक्रीजेस, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हेंस सम मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड और एडेड टू इट। समझ में आया, यानी एक ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज का आपके पास कंडक्टर था, उसमें और चार्ज हम उसमें ऐड करने के लिए हमने किया क्या, एक उसके विसिनिटी में क्या ले आए, एक आइसोलेटेड कंडक्टर, जिससे कि इसके जो चार्ज हैं वो इंगेज हो गए और इससे डाइपोल भी आपके अट्रैक्ट हो गए, जिससे इसका पोटेंशियल घट गया। जब पोटेंशियल घटा तो हम कुछ और चार्ज इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। केस 2, कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज। अब हमने कह दिया कि दोनों चार्ज जो है, दोनों कंडक्टर जो है इक्वल चार्ज के रखते हैं, लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल है वो अपोजिट नेचर का है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ द कंडक्टर, द नेट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज,
hence some more charges can be restored or added to the charge conductor. Let the charge and the electric potential of the conductor be plus q minus q v1 और v2. तो हो क्या रहा है? So the capacitance of the conductor having charge plus q is given by C is equal to q upon potential difference between the two charges v1 and minus v2. तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझो सिर्फ v2 की वैल्यू बढ़ा दो जरा, है ना, तो ये पूरा वैल्यू घट जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, और v2 की वैल्यू घटा दो, c की वैल्यू घटेगी क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर को घटाओगे तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो पूरी वैल्यू घटेगी, याद रखना है छोटी सी बात। ठीक, आगे केस 3 कह रहा है कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल गेट्स नेगेटिव चार्ज, जो मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। द फिनोमेनन ऑफ डिपॉजिटिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। दिस चार्ज ट्रांसफर कंटिन्यूज अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two conducting plates equal and potential of the battery। जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो v1 माइनस v2 है वो इसके बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तब चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। ये तभी तक होगा जब इनके बीच का डिफरेंस इज लेस देन इसका जो डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। इसमें भी दो प्लेट होती है भाई, एक पॉजिटिव, और जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तभी तक ये बैटरी को कैपेसिटर को चार्ज दे पाएगा, जब दोनों का बराबर हो जाएगा तब चार्ज नहीं फ्लो करता। तो कह रहे हैं एज ए स्टडी स्टेट वो है जहां पर रुक जाता है फ्लो, है ना। लेट द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट v1 v2 रिस्पेक्टिव द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय c इज इक्वल टू q अपॉन v1 माइनस v2। तो वहीं से वो फॉर्मूला बन गया c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो जब वहां पर v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 है वो किसके बराबर हो जाए, तुम्हारे बैटरी के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। अब ये क्या है, इसमें बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। इसमें 3 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, दूसरा हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब इसको समझ लो बहुत ही आसान तरीके से, ये सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 व्हाइट पेपर ले लो, उनके बीच में कुछ दूरी रख दो, एक को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से एक को नेगेटिव से कर दोगे, तुम्हें पैरेलल प्लेट दिख गया। इसमें क्या है, 2 आप हॉलो स्फीयर लेंगे, जैसे कैनवस की बॉल होती है वैसे हमने एक बड़ी बॉल ले ली और एक छोटी बॉल ले ली। अब बड़ी बॉल के अंदर छोटी बॉल को लेके रख दो और दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा। तो कंसेंट्रिक स्फीयर जब बनते हैं हॉलो स्फीयर तो क्या बनता है हमारा, ये मैं इसको बना दे रहा हूँ प्रॉपरली। ठीक, ये अंदर वाला स्फीयर है जिसका रेडियस कितना हो गया r1 और इसका रेडियस क्या हो गया, दोनों के सरफेस पर ही चार्ज प्रेजेंट है, नोटिस करो, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी r2 माइनस, यानी दूरी है ना, और कुछ मीडियम भी होगा, ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल भी ऐसे ही होगा, बस इस बार क्या है, आप एक पतला सा आप ले लीजिए रोल इस तरीके से, है ना, ये सेंटर दोनों का सेम रहेगा, जिसका रेडियस क्या ले लिया आपने, आर स्मॉल r1 और बाहर वाले का स्मॉल r2, डिफरेंस कितना आ गया स्मॉल r2 माइनस, अब अंदर वाला पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर वाला क्या हो गया नेगेटिव। इस तरीके से फिर से ये बन गया कैपेसिटर। अब एक जरा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो दोनों प्लेट्स होती हैं इनको कैपेसिटर होने के लिए दोनों पर जो चार्ज होना चाहिए वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, है ना। इस पर अगर ये माइनस कैपिटल क्यू है तो अब इस पर प्लस का ही कैपिटल क्यू होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इसको होना है कैपेसिटर तो इस पर अगर ये प्लस का कैपिटल क्यू है तो यहाँ पर, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो टोटल चार्ज अगर प्लस का कैपिटल क्यू है तो बाहर, ये अगर नहीं होगा तो कैपेसिटर नहीं माना जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर होने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होनी ही चाहिए। अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द हेडिंग इज, ये जितना पढ़ रहे हो ये सारा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जब हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे ना, सर्किट पढ़ेंगे, तब वो आ जाएगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। तो 2 हिस्से में पढ़ रहे हैं अभी, सारा थ्योरी जो पढ़ रहे हो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। अब ये बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी है तुमने पहले,
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अगर ये एक मेरी प्लेट है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ए, और इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? अगर टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, और एरिया कितना है ए, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन, इसको क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज। समझ गए ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। तो भैया हमने अब ये पूरा मैं अपनी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। इस पे आओ। तुमने एक चीज मुझे पहले बताओ, पहले एक रिवीजन पहले क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। एक शीट याद है, यूनिफॉर्म शीट पढ़ाई थी, तो कहता था कि किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालते थे? किसी को फॉर्मूला याद है? इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती थी? अगर चार्ज एक ही साइड में है या दोनों साइड में है, पीछे भी आगे भी है ना, तो क्या हो जाता था? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, और नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि प्लेट के अंदर वाले हिस्से पे ये प्लस क्यू है, इधर ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो पहली बात तो जब टोटल हम लेते थे, जब पूरी शीट पर हम एक ही साइड चार्ज लेते हैं, तो हम कह देते हैं ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमने कहा नहीं, शीट के दोनों तरफ चार्ज है, तो देखा जाए तो इफेक्टिवली सिर्फ इधर क्यू बाई टू रहेगा ना बेटा। इधर जो चार्ज है, अरे टोटल चार्ज क्यू था, तो मेरा जो प्लेट है उसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। मैंने कहा टोटल चार्ज मैंने इसको क्यू दिया, तो भैया मेरे क्यू कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा, दो ही तो जगह है, और कहीं जगह है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज ही नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? अब यही चीज जब हम लोग उस वहां पे भी पढ़ाया था, मैंने वहां पे भी ये बात बताई है कि किसी एक साइड से लोगे तो वन अपॉन टू आ कहाँ से रहा है, उसी वजह से आ रहा है, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ढंग से पढ़ा करो थोड़ा, एकदम ब्लैंक फेस है तुम्हारा, देख के कोई बता देगा, इतना पुराना टॉपिक है। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो अभी ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कैसे आया? वहां पे भी यही पढ़ाया गया था कि भैया जब टोटल करेंगे एक ही साइड चार्ज लेंगे, इसमें भी क्या है, एक ही साइड सारे चार्ज है, और इधर भी एक ही साइड चार्ज है, कोई भी बीच में एक पॉइंट ले लो, तो ये पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और निगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। एक इवन हो जाएगी और एक एक अट्रैक्टिव और एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना? तो जब आउटवर्ड होगी, फॉर्मूला याद है, वन साइड का सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना इसका, क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, सर ने पहले बता रखा है, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव। निगेटिव से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि सर डायरेक्शन में डाल दिया हमने, वो इनवर्ड हो गया ना। तो इस तरीके से जब नेट निकालोगे, अगर ये बीच में एक बिंदु मैंने ले लिया पॉइंट पी, तो कोई पूछेगा दोनों प्लेटों के बीच में कोई पॉइंट पी है तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तुम कहोगे बहुत ही आसान है, इसमें अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू, तो इसका हो जाएगा, अगर इवन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फॉर्मूला कहता है दोनों पे चार्ज बराबर, दोनों के साइज बराबर, इन दोनों का एरिया बराबर, तो दोनों का सिग्मा भी बराबर। एक की पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक की निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो ये भी क्यू अपॉन है, ये भी क्यू अपॉन है, राइट? तो मैंने कहा सिग्मा भी दोनों में सेम, तो फॉर्मूला मीडियम दोनों का सेम, तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इवन लिख दिया मैंने। अब यहाँ निगेटिव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन में कर दिया ना वो निगेटिविटी को। मैंने कहा दो दो बार नहीं ले सकते, या तो डायरेक्शन लो या तो वैल्यू निगेटिव करो, तो डायरेक्शन कर दिया तो निगेटिव भूल जाओ। तो इसका भी वैल्यू बस मैग्नीट्यूड देखो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब निगेटिव वाला भी उतने से ही खींच रहा है, तो ये भी यहाँ आ गया। मैंने कहा था जब वेक्टर तभी लगेगा जब कोई एंगल होगा, जब एंगल 0 और 180 होगा तो कुछ नहीं करना है, 0 होगा तो ऐड कर दो, 180 होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यही सिखाया था ना। तो यहाँ देखो सिंपल एडिशन की तरह काम करा, और रख के हमें वेक्टर में ही निकाला। और डायरेक्शन कोई पूछेगा तो करेंगे पॉजिटिव से निगेटिव, यानी हम वेक्टर भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव डायरेक्शन, हो गया। और वैल्यू विल बी ई नेट, किसी भी पॉइंट को ले लो बेटा, है ना? ई नेट विल बी व्हाट, E1 प्लस E2। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव। तो ये हमेशा कितना आएगा? और अब एक और मुझे जरा बताता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, फर्क नहीं पड़ेगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। पता है क्यों? बड़ा ही सिंपल सी बात है। तुम इधर कहोगे हम करीब आ गए, तो ठीक है, तुम्हारा ये बढ़ गया, E1 ताकतवर हो गया, तो E2 घट भी तो गया होगा, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा। समझ में आ रहा है? तो नेट तो हमेशा सेम ही आएगा। ऐसा तो है नहीं एक बढ़ रहा है दूसरे में कोई फर्क ही ना पड़े, तब तो इंक्रीज या डिक्रीज बोलेंगे।
जब करीब जाएंगे, कुलम्स लॉ भी किसी ने अच्छे से पढ़ा है? नहीं पढ़ा तुमने कुलम्स लॉ यार, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता था, इसका इतना तो पढ़ा होगा। अरे तेरा एक के बदल नहीं रहा, तेरा क्यू बदल नहीं रहा, सिर्फ यही तो बदल रहा है। तो किसी में आर की वैल्यू बढ़ भी तो रही होगी, देखो ना, ये डिस्टेंस यहाँ से बढ़ नहीं गई, कलर चेंज कर देते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से बढ़ नहीं गई और यहाँ से घट गई, तो जिधर से घट गई उसका स्क्वायर भी घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, डिनोमिनेटर घटाओगे तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर दूरी तुमने जब बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट भी तो गई और स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो गई। तो इसीलिए कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, तुम पी यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तुम्हारा नेट हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो अगर किसी ने कह दिया कि एप्सिलॉन नॉट नहीं है, मैंने कहा मीडियम बदल दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, कुछ स्पेशल डेरिवेशन है? मैं कहूंगा नहीं। जब तूने सिग्मा को छेड़ा तो तुम यहाँ पे आना, इस पे आओ, सॉरी परमिटिविटी को छेड़ा तो परमिटिविटी चेंज करेगा ना। तो यानी अगर किसी को मुझे कहना हो कि मेरा जो मीडियम है ना, मीडियम बदल दिया, तो मेरे फॉर्मूले में क्या बदलेगा? मैं कहूँगा कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन, समझ गए? इतना ही मॉडिफिकेशन है। तो तुमने ये भी सीख लिया कि अगर एक बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया, मान लो दफ्ती डाल दी मैंने कागज की दफ्ती होती है, पहले एयर था, मैंने दफ्ती डाल दी, तो मीडियम बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया बेटा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनके बीच में बदल जाएगी। और अभी एक बड़ा फेमस टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि डाइलेक्ट्रिक, यानी यही जो मीडियम बदला मैंने, इससे कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको सीखने को मिलेगा कि इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, वो सिखाएंगे बाद में। समझ में आ गया ना? ये है तुम्हारा पहला प्लेट। आगे देखो, तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम करेंगे क्या कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा हुआ है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है ना, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इफ यू रिमेंबर। अरे डीवी बाई डी आर करता था, है तो तेरा, मैं कह रहा हूँ जीरो से चेंज कर रहा हूँ। अरे तेरा ये डीवी क्या, व्हाट इज चेंज, चेंज मैं कह रहा हूँ कि पहले वी जीरो था, बाद में वी हो गया, तो लिखेगा क्या, वी माइनस जीरो, तो वी ही तो आएगा। इसी तरीके से तुम कहोगे डी आर करो सर, तो मैं कहूँ डी आर कर ले भाई, तू पहले जीरो पर था, फिर आर पे चला गया, तो मैं कहूंगा आर माइनस जीरो, तो आर ही आएगा। तो मैंने क्या गलत लिख दिया अगर मैं वी अपॉन आर इज इक्वल टू ये लिख रहा हूँ? बात तो सेम ही है ना, है ना? तो मैं कहता हूँ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ निगेटिव नहीं लगाऊंगा, यहाँ निगेटिव आता था, मैं कह रहा हूँ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड हट जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव की जगह ये क्या लिखा हुआ है, वी अपॉन व्हाट इज डी, तो डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक, जीरो है, और मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा आर की वैल्यू, डी तो आएगी। तो बेटा वही जो तुमने पढ़ा उसमें कुछ भी गलत नहीं पढ़ा, वही चीज है, बस इसमें हमने चेंज क्या लिया, जीरो से भी ले लिया और वहां पे जीरो से सेपरेशन ले ली, ठीक है। तो फॉर्मूला बिकम्स वी अपॉन डी इज इक्वल टू ई, ई नेट लिखा हुआ है, ठीक है, वही ई नेट जो निकाला। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ई क्या फॉर्मूला याद है? अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो अगर हमें ये नहीं आता, ये आता है तो मैं क्यू वाला वी वाला फॉर्मूला आता है? गलत तुम लगा यार, बताओ बताओ थोड़ा, ये वाला फॉर्मूला बताओ कैसे आया? बहुत आसान है, थोड़ा ट्राई करो यार। थोड़ा मैं पानी वानी पी लूं, अभी खत्म करना है। अच्छा नहीं करोगे मतलब, है नाराज हो गए? सिग्मा नहीं पढ़ा तुमने? क्यू अपॉन, हाँ, और ई क्या था तेरा? ई क्या था भाई? ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, इतना ही तो था बच्चे, यही तो लिखा है मैंने। और फिर इसकी सिग्मा को लिख दिया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, और यहाँ पर ये ई नेट इंटू डी करना था मेरे भाई, और क्या लिख दिया मैंने? सब तो पीछे तुमने पढ़ा हुआ है। हमने सिर्फ बेटा ई की वैल्यू जिसमें सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है, और कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये करने से ये हो गया। अब सी के का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन बी, फिर उठा के पुट कर दो, क्यू से क्यू कट गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कहाँ था, न्यूमरेटर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, एक नया फॉर्मूला मिल गया जिसमें हमें ना चार से मतलब है। देख रहे हो, कुछ नोटिस कर रहे हो? सिर्फ प्लेट का एरिया चाहिए। जो मैंने प्लेट ली थी, जैसे ये प्लेट ली मैंने, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं तुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रहा हूँ, मुझे इसकी कैपेसिटी जाननी है, मैं कहूंगा ये तेरी प्लेट हो गई, इसका एरिया बता दे। ठीक, मैं कहूंगा दूसरी प्लेट भी सेम लेना, दूरी कितनी होगी वो बता दे।
और मीडियम क्या लेगा वो बता देगा। वो इतना बता देगा तो मैं तुझे कैपेसिटेंस बता दूंगा, यानी कि ना चार्ज पे डिपेंडेंट है ना पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, सिर्फ उसके डायमेंशंस और नेचर पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये तुम्हें जो सीखने को मिला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, सी डिपेंड भी करता है तो ए और उसके डायमेंशंस पर, उसके नेचर, है ना। तो ये हो गया। अब एनर्जी स्टोरेज ये दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, बस मैं इसको आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि जो हमने पीछे एनर्जी वाला फॉर्मूला निकाला था सेम डेरिवेशन करा हुआ है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अगर हम देखें बैटरी के द्वारा वर्क किया जाता है, पिछली बार मैंने एक्सटर्नल एजेंट बोला था, उसी एजेंट को हटाओ और ये बैटरी से वर्क करवाओ, बैटरी ने डी क्यू चार्ज दिया, वही सेम कहानी सब कुछ घूम के आएगी। तो टोटल वर्क बैटरी ने कितना किया, वी नॉट इंटू डी क्यू। इंटीग्रेशन क्या, जीरो से स्टार्ट किया था, आइसोलेटेड कंडक्टर था, यानी कोई चार्ज नहीं था, मैंने ही सब दिया जो दिया। तो बैटरी ने जो दिया, तो बैटरी ने कितना टोटल दिया, क्यू तक, वी नॉट डी क्यू। वी का फॉर्मूला अपने को पहले जहां पर भी आ रहा है इंटीग्रेशन है, ये दोबारा रिपीट ही हो रहा है, ये सब तुमने कर रखा है ना। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। इंटीग्रेट करिएगा यहीं पर पहुंचिएगा, ये आपने पहले ही, ठीक है। तो एग्जाम में लेकिन पैरेलल प्लेट आता है, ठीक है। तो पूरा डिफिनीशन सब डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा, बस एक्सटर्नल एजेंट हमारा बैटरी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय जो बैटरी है वही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये सब पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और ये हो गया, ठीक है। तो वर्क किया, वर्क से वो आपने क्यू का वैल्यू निकाला, फिर यू में आपने पुट कर दिया, वर्क की एनर्जी है, फिर सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी पुट कर दी, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया और ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन। एक मिनट रुक जाओ, अब इसे खत्म हो गई ये क्लास, चलो ठीक है, अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें टाइम नहीं है।